हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। जी हाँ, हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रतियोगिता दर्पण अगस्त माह 2020 की। जी हाँ, प्रतियोगिता दर्पण अगस्त माह 2020 की डिस्कस कर रहे थे। इसके पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था राष्ट्रीय घटनाक्रम। प्रतियोगिता दर्पण का प्रथम भाग होता है, प्रथम चैप्टर राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तथा आर्थिक वाणिज्यिकी परिदृश्य, तीन चीज़ों को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमुख नियुक्तियां, राज्यों से संबंधित समाचार और भी काफ़ी कुछ। इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है तथा ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट पर या फिर हमारे चैनल स्टडी विद शशांक में विजिट करके देख सकते हैं प्रतियोगिता दर्पण का पार्ट फर्स्ट। आज हम लोग पार्ट सेकेंड डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम में करंट अफेयर संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, अब आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जी हाँ, शेयर कीजिएगा। जिन भाइयों बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए टेलीग्राम लिंक है t.me/KNAHSAS123। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जिन किसी भाई बहनों को कोई भी समस्या हो एग्ज़ाम को लेकर तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या पूछ सकते हैं और उनका उचित मार्गदर्शन किया जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग डिस्कस करते हैं आज का अपना चैप्टर प्रतियोगिता दर्पण पार्ट 2। देखते हैं इसमें नवीनतम सामान्य ज्ञान है, इसमें पर्यावरण का नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, चलिए देखते हैं। नवीनतम सामान्य ज्ञान में पहला चीज़ है सब संक्षेप। इसमें शॉर्ट फॉर्म आपको फुल फॉर्म बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्यूलिप का फुल फॉर्म क्या है। हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट को जब डिस्कस किया था तो ट्यूलिप के बारे में डिस्कस किया था। इसमें भी हम लोग ट्यूलिप के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्यूलिप क्या है? जी हाँ, ट्यूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है। जी हाँ, ट्यूलिप क्या है, फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ट्यूलिप का फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। जी हाँ, इसको 2 बार याद कीजिए क्योंकि 2 बार समझना है आपको, एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ट्यूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब इसमें है क्या, ये चीज़ आप समझ लीजिए। इसकी व्याख्या एग्जाम में 2-3 पॉइंट दे देता है, आपसे पूछ लेता है इन तीनों पॉइंट में कौन सा कथन सही है, या फिर 2 सही हैं या फिर 3 सही। इस प्रकार के प्रश्न CDS या NDA में पूछ ले जाते हैं। डायरेक्ट आपके रेलवे में या फिर छोटे एग्जाम में स्टेट लेवल में कल फुल फॉर्म ही पूछ सकता है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग करते हैं। इसमें क्या क्या बताया गया। जी हाँ, इसमें विभिन्न रचनात्मक, ये बीटेक वाले छात्रों संबंधित है। जी हाँ, इसमें विभिन्न रचनात्मक कार्यों के संबंध में जो इंजीनियरिंग स्नातक थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको शहरी स्थायी निकायों में 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा या ट्रेनिंग दी जाएगी। ये कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? मानव विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा 4 जून 2020 को की गई थी। इसके तहत 2500 छात्रों को शहरी निकायों में इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। अब एग्जाम की दृष्टि से कौन सा पॉइंट पूछा जाएगा? एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाएगा ट्यूलिप का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 4 जून 2020 से की गई थी। इसको शुरुआत करने वाले मंत्रालय कौन से थे? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जी हाँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये 3-4 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PMGKY का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ सकते हैं। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY का फुल फॉर्म है। इसमें क्या चीज़ है इसके बारे में समझते हैं। जी हाँ, लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन में निर्धन परिवारों को निःशुल्क में अनाज उपलब्ध कराने से संबंधित ये योजना है। इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? जी हाँ, इस योजना का शुभारंभ 26 मार्च 2020 को आर्थिक पैकेज PM मोदी ने अनाउंस किया था। उस पहले चरण में घोषणा इसकी की गई थी तथा इसकी अवधि की गई थी 30 जून 2020 तक। इसकी अवधि थी कि 26 मार्च 30 जून 2020 तक निर्धन परिवारों को निःशुल्क अनाज दिया जाएगा। लेकिन इस समय इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। इसकी अवधि बढ़ा के कर दी गई 30 नवंबर 2020 तक। जी हाँ,
30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया। एग्ज़ाम में PMGKY का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ये योजना कब स्टार्ट की गई थी, इसके बारे में डेट पूछ सकते हैं। 26 मार्च 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। जी हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे न्यू अपॉइंटमेंट से हैं कि कौन कौन से भारत के लोग भारत के सदस्यों को या फिर विदेश सेवा में कहाँ नियुक्त किया गया, उनकी पोस्टिंग कहाँ की गई है, भारतीय एम्प्लॉयमेंट को या भारतीय कर्मचारियों को। जी हाँ, पहला हमारा है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि। जी हाँ, हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई। जी हाँ, भारत के अटॉर्नी जनरल, इनके बारे में पूरा देख लेते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई। ये वृद्धि जून 2020 में की गई। जी हाँ, जून 2020 में की गई। उनका कार्यकाल 30 जून 2020 तक ही था। 30 जून 2020 तक था। इनका कार्यकाल बढ़ा के 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया। 30 जून 2021 तक कर दिया गया। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जिन स्टूडेंट ने लास्ट ईयर या पहले कुछ दिन पहले पढ़ा होगा तो उन्होंने पढ़ा होगा के वेणुगोपाल का कार्यकाल कब खत्म हो रहा है, तो 30 जून 2020 तक, लेकिन अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। आपसे पूछ सकते हैं अटॉर्नी जनरल इस समय हमारे कौन है। जी हाँ, के वेणुगोपाल हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिंगापुर के डॉरेन तोंग वाइपो के नए महानिदेशक बने। जी हाँ, सिंगापुर के डॉरेन तांग वाइपो के नए महानिदेशक बने हैं। एग्ज़ाम में पूछ सकता है वाइपो के महानिदेशक कौन बने। जी हाँ, डॉरेन तोंग। सिंगापुर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस में नवंबर 2015 से CEO रहे, चीफ एग्जीक्यूटिव रहे। डॉरेन तोंग जिनेवा स्थित वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक 2020 में चुने गए। जी हाँ, 2020 में चुने गए। इस पद पर डॉक्टर फ्रांसिस गुरु का स्थान 1 अक्टूबर 2020 से लेंगे। इस पद पर उनका कार्यकाल 6 वर्ष तक है। जी हाँ, कार्यकाल कितने वर्ष तक रहता है, 6 वर्ष तक रहता है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, केवल ये आपको याद रखना है कि वाइप्रो के महानिदेशक कौन चुने गए। जी हाँ, वाइप्रो के महानिदेशक डॉरेन तांग चुने गए। इन्होंने किसकी जगह ली है। जी हाँ, इन्होंने इस पद पर फ्रांसिस गुरु का स्थान लिया। इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए। जी हाँ, इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए। ये 3-4 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट को एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। वनडे एग्जाम जैसे होगा, रेलवे हो गया, लेखपाल हो गया, यूपी सीटेट, इन सब के जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि भारतीय विदेश सेवा या भारतीय राजदूत से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हम लोग गायत्री ईश्वर कुमार की बात करते हैं। जी हाँ, ये भारतीय विदेश सेवा में 1986 की अधिकारी थी। इनको यूनाइटेड किंगडम में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। जी हाँ, भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया 2020 में। कौन नियुक्त किया गया। गायत्री ईश्वर कुमार। जी हाँ, गायत्री ईश्वर कुमार। इससे पहले ये बेल्जियम व यूरोपीय संघ में भारत की राजदूत थी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि यूनाइटेड नेशन में भारत का राजदूत कौन है। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन में भारत का राजदूत गायत्री ईश्वर कुमार भारत की राजदूत हैं। बस इतना याद करना है, यूनाइटेड किंगडम में भारत के राजदूत कौन है। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम में भारत का राजदूत गायत्री ईश्वर कुमार हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रवीश कुमार के बारे में। जी हाँ, रवीश कुमार पत्रकार की बात नहीं हो रही है यहाँ। रवीश कुमार भारतीय विदेश सेवा के 1995 बैच के हैं। इन्हें रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। जी हाँ, रवीश कुमार एग्जाम में पूछ सकता है फिनलैंड में भारत के राजपूत कौन है। जी हाँ, फिनलैंड में भारत के राजपूत रवीश कुमार हैं। जी हाँ, रवीश कुमार हैं। एग्जाम में इतना ही इंपॉर्टेंट है, केवल 1 लाइनर में ये प्रश्न आता है राजदूत वाला। अप्रैल 2020 तक वह विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता के तौर पर रहे थे। जी हाँ, अप्रैल 2020 तक विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता के तौर पर रहे थे। बाद में इनकी पोस्टिंग करके इनको राजदूत बना के फिनलैंड में इनका ट्रांसफ़र कर दिया, या फिनलैंड इनको भेज दिया गया। रवीश कुमार को फिनलैंड में राजदूत के पद पर कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा मोनिका
कपिल मोहिता। जी हाँ, मोनिका कपिल मोहिता की बात करते हैं। भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच की श्रीमती मोनिका कपिल मोहिता अब स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत जून 2020 में नियुक्त की गई हैं। जी हाँ, स्विट्जरलैंड में भारत की राजदूत कौन है? तो स्विट्जरलैंड में भारत की राजदूत मोनिका कपिल मोहिता भारत की राजदूत हैं। इस नियुक्ति से पूर्व वे स्वीडन में भारत की राजदूत थीं। जी हाँ, स्वीडन में भारत की राजपूत थी। एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा स्विट्जरलैंड में भारत की राजपूत कौन है? जी हाँ, स्विट्जरलैंड में भारत की राजपूत मोनिका कपिल मोहिता भारत की राजदूत हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक सत्र 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष चुने गए। जी हाँ, एग्जाम में पूछ सकता है कि कोटक महिंद्रा बैंक के किसको 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग संघ परिसंघ के अध्यक्ष चुने गए? जी हाँ, चुना गया उदय कोटक को। जी हाँ, किसको चुना गया? उदय कोटक को। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बात करते हैं हम लोग उदय कोटक के बारे में डिस्कस करते हैं। जी हाँ, निजी क्षेत्र या प्राइवेट क्षेत्र में कोटक महिंद्रा के प्रबंध निदेशक थे, साथ सीईओ थे। उदय कोटक ने देश के उद्योग जगत के सबसे बड़े संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार 3 जून 2020 से संभाला। जी हाँ, ये पद इन्होंने कब से संभाला है? 3 जून 2020 से यह पद उन्होंने संभाला है। इनकी यह नियुक्ति 2020-21 के लिए की गई। जी हाँ, नियुक्ति कब के लिए की गई है? जी हाँ, नियुक्ति 2020-21 के लिए की गई है। इससे पूर्व 2019-20 के लिए इस परिसंघ का मनोनीत अध्यक्ष उन्हें पिछले वर्ष 2019 में बनाया गया था। जी हाँ, मनोनीत करके इनको अध्यक्ष बनाया गया था। अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? जी हाँ, 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है तथा इनको कब इन्होंने कारोबार संभाला? तो एग्जाम में हम लोग बताएंगे कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। इन्होंने 3 जून 2020 को कार्यभार संभाला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र संघ के जिनेवा स्थित कार्यालय में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। जी हाँ, इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र संघ में जिनेवा के स्थित कार्यालय में, संयुक्त राष्ट्र संघ का जिनेवा में एक स्थित कार्यालय है, उसमें भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं इंद्रमणि पांडे। जी हाँ, इंद्रमणि पांडे। एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा आपको डिस्कस कर दिया इंद्रमणि पांडे के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीकांत माधव वैद भारतीय तेल निगम के नए चेयरमैन हैं। आईओसी के चेयरमैन आपसे पूछा जा सकता है कि आईओसी के चेयरमैन कौन है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में पूछा जा सकता है चेयरमैन कौन है? तो हमारे नए चेयरमैन बनाए गए हैं श्रीकांत माधव वैद। जी हाँ, श्रीकांत माधव वैद आईओसी के नए चेयरमैन बने हैं। जी हाँ, चेयरमैन इनको बनाया गया था 1 जुलाई 2020 से इनको चेयरमैन बनाया गया 1 जुलाई 2020 से। इस पद पर संजीव सिंह जो 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए थे, उनका इन्होंने स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? संजीव सिंह का। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग पुरस्कार की बात करते हैं। जी हाँ, पुरस्कार अवार्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं अवार्ड से। बात करते हैं हम बायोकॉम की कार्यकारी चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह को अल्ट एस्ट यंग का विश्व सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार मिला है। जी हाँ, बायोकॉम की कार्यकारी चेयरपर्सन है किरण मजूमदार। कौन है? जी हाँ, किरण मजूमदार बायोकॉम की कार्यकारी चेयरपर्सन। इनको पुरस्कार मिला है अर्स्ट एंड यंग का विश्व की सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार किसको मिला है? बायोकॉम की कार्यकारी चेयरपर्सन किरण मजूमदार को। जी हाँ, किरण मजूमदार को पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है डकिंस पुरस्कार किसे मिला है? जी हाँ, डकिंस पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? जी हाँ, डकिंस पुरस्कार को जावेद अख्तर को नवाजा गया है। जी हाँ, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको डकिंस पुरस्कार मिला है। हम बात करते हैं जाने माने शायर व गीतकार श्री जावेद अख्तर को अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित सेंटर फॉर इंक्वायरी ने 2020 में अपने रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार हेतु चुना। जी हाँ, चुना है। प्रसिद्ध अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर स्थापित यह पुरस्कार
पुरस्कार पाने वाले जावेद पहले भारतीय हैं। जी हाँ, पहले भारतीय एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट। एग्जाम की दृष्टि से क्या पूछा जा सकता है कि पहले व्यक्ति हैं जिनको डॉकिंस पुरस्कार मिला, इनको कौन है? जावेद अख्तर। जी हाँ, जावेद अख्तर। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह इंपॉर्टेंट। जी हाँ, यह पुरस्कार दिया जाता है, यह सालाना पुरस्कार विज्ञान अथवा मनोरंजन के क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है जो धर्मनिरपेक्षता की रक्षा हेतु प्रयासरत रहा हो, उस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाने वाला पॉइंट कि डकिंस पुरस्कार किससे संबंधित है, कौन सी फील्ड से संबंधित है? जी हाँ, डकिंस पुरस्कार संबंधित है विज्ञान अथवा मनोरंजन के क्षेत्र से। जी हाँ, विज्ञान अथवा मनोरंजन के क्षेत्र से ऐसे व्यक्ति को जो धर्मनिरपेक्षता की रक्षा हेतु कार्य कर रहा हो। और डकिंस पुरस्कार भारत में पहले व्यक्ति को मिला है जावेद अख्तर, जो कि जाने माने शायर व गीतकार हैं। जी हाँ, जाने माने शायर व गीतकार हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। जी हाँ, भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। ये किसको मिला, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से कृषि में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले रतन लाल को, जी हाँ, किसको मिला है? रतन लाल ने ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट की उपाधि प्राप्त की थी। कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों से पहले भी सम्मानित हैं। जी हाँ, भारत मृदा वैज्ञानिक पुरस्कार किसको मिला, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जी हाँ, मृदा वैज्ञानिक पुरस्कार से नवाजे गए हैं रतन लाल। जी हाँ, कौन नवाजे हैं? रतन लाल। इनको पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से कृषि से स्नातक की उपाधि इन्होंने धारण की थी। जी हाँ, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट की उपाधि इन्होंने धारण की है। लेकिन एग्जाम इतना नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम इतना ही पूछा जाएगा भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक पुरस्कार का क्या नाम है? जी हाँ, नाम है रतन लाल। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष मैग्सेसे पुरस्कारों का वितरण रद्द कर दिया गया। जी हाँ, आपसे पूछा जा सकता है, आपको 4 पुरस्कार दिए गए के नाम बताए जा सकते हैं। आप पूछेंगे कि इनमें से कौन से पुरस्कार का वितरण रद्द कर दिया गया है? जी हाँ, रमन मैग्सेसे का पुरस्कार रद्द कर दिया गया है कोरोना महामारी के चलते। अब हम लोग रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष रमन मैग्सेसे पुरस्कार का वितरण रद्द कर दिया गया। एशिया के नोबेल पुरस्कार, जी हाँ, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? जी हाँ, एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे को कहते हैं। जी हाँ, एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे को कहते हैं। यह पुरस्कार मनीला फिलीपींस में स्थित रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा उनके दिवंगत राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति या याद में 31 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि पर दिए जाते थे। जी हाँ, कब दिए जाते थे? 31 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है हम लोग कल उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करना है। जी हाँ, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जर्मन बुक टुडे का शांति पुरस्कार मिला है। जी हाँ, एग्जाम में पूछा जा सकता है जर्मन बुक टुडे का शांति पुरस्कार किसे मिला है? जी हाँ, जर्मन बुक टुडे शांति पुरस्कार प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है। जी हाँ, भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जर्मन बुक टुडे ने अपना शांति पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा जून 2020 में की है। जी हाँ, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सेन को यह पुरस्कार वैश्विक न्याय किस क्षेत्र में मिला है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, ये पुरस्कार उनको मिला है। यह पुरस्कार वैश्विक न्याय व सामाजिक असमानता पर उनके कार्य के लिए दिया गया। जी हाँ, किसके लिए दिया गया? वैश्विक न्याय। जी हाँ, वैश्विक न्याय व सामाजिक असमानता पर उनके कार्य के लिए दिया गया। 26 वर्षीय कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। 1999 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अमर्त्य सेन के बारे में पूछा जा सकता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, इनको भारत रत्न पुरस्कार भी सम्मानित हुआ तथा इनको जर्मन बुक टुडे का शांति पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? अमर्त्य सेन के आपसे पूछा जाएगा कि भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के बारे में निम्न जानकारियाँ सही हैं। इनको जर्मन बुक टुडे का पुरस्कार मिला है, इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है,
पहला या दूसरा पुरस्कार मिला। इस तरह के आपसे प्रश्न बनते हैं या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं अंतरिक्ष में। जी हाँ, बात कहाँ की हो रही है? अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली अमेरिकी महिला ने अब समुद्र में सबसे गहरे तल को छुआ। पहले वो अंतरिक्ष में चहलकदमी करती थी वो महिला, अब उन्होंने समुद्र में सबसे गहरे तल को छुआ। जी हाँ, समुद्र का सबसे गहरा तल कौन से महासागर में? जी हाँ, समुद्र का सबसे गहरा तल प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच है। जी हाँ, कौन सा ट्रेंच है? मारियाना ट्रेंच। इसके कितने फुट की इसकी गहराई है? इसकी फुट की गहराई है 35,810। इस महिला का नाम क्या है? इस महिला का नाम है पहली अमेरिकी एस्ट्रोनॉट डॉक्टर कैथी स्लोविन। जी हाँ, कैथी स्लोविन ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने स्पेस वॉक करने वाली पहली अमेरिकी एस्ट्रोनॉट के पश्चात सागर में सर्वाधिक गहराई पर स्थित मारियाना ट्रेंच सबसे नीचे फुट की सतह को भी छुआ है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर कैथी स्लोविन ने अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली अमेरिका महिला हैं या फिर उन्होंने समुद्र में सबसे गहरे तल को छुआ। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कैथी स्लोविन का नाम होगा तो मारियाना ट्रेंच पूछ लेंगे कौन से महासागर में? जी हाँ, मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है। गहराई कितनी है? 35,810 फुट। जी हाँ, 35,810 फुट। और हम लोग बात कर रहे हैं 68 वर्षीय हैं कैथी। जी हाँ, इन्होंने यह पुरस्कार 68 वर्षीय कैथी अपनी उम्र में किया है। 68 वर्षीय कैथी ने यह कारनामा ईओस एंड प्रीडेंस नाम की लॉजिस्टिक कंपनी के साथ मिलकर किया है। लॉजिस्टिक कंपनी ईओस एंड प्रीडेंस नाम की लॉजिस्टिक कंपनी के साथ यह कार्य किया है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं राज्य समाचार, मतलब राज्यों से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं या फिर कुछ योजनाएं होती हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जी हाँ, राज्य समाचार के बारे में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। जी हाँ, ये कहाँ आपसे पूछा जाएगा आत्मनिर्भर रोजगार अभियान कहाँ चलाया गया? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों या दैनिक मजदूरी करने वाले अन्य मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की शुरुआत की तथा इससे संबंधित विभिन्न काम श्रमिकों को कार उपलब्ध कराए जाएंगे। जी हाँ, अब इस एग्ज़ाम में इस पॉइंट में क्या पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है ये योजना कब स्टार्ट हुई? जी हाँ, ये योजना 26 जून 2020 को प्रवासी मजदूरों से संबंधित है। दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों से संबंधित यह योजना है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान कब स्टार्ट की गई? 26 जून। जी हाँ, 26 जून 2020। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है, स्टेट लेवल के एग्जाम हो कि आपसे पूछा जा सकता है किस राज्य ने CISF के तर्ज पर जी हाँ, UPSSF फोर्स का गठन किया है। जी हाँ, ऐसे इस तरह के प्रश्न पूछा जा सकता है कि CISF की तर्ज पर कौन से राज्य ने UPSSF फोर्स का गठन किया? जी हाँ, केंद्र सरकार ये किया है किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। जी हाँ, यूपी गवर्नमेंट ने CISF के तर्ज पर UPSSF फोर्स का गठन किया है। केंद्र सरकार के CISF की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी UPSSF उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की प्रदेश सरकार की योजना है। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कब लिया गया था? 26 जून 2020 को संपन्न एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। जी हाँ, 26 जून 2020 की मीटिंग हुई थी, उसमें यह फैसला लिया गया है। इस फोर्स का कार्य क्या रहेगा? जी हाँ, इस फोर्स का कार्य रहेगा, कार्य की भी हम लोग बात करते हैं। इस फोर्स का कार्य है कि सुरक्षा प्रदान करना, जैसे कचहरी में, अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, इस आशय के लिए सुरक्षा बल के गठन के लिए प्रदेश सरकार को निर्देश उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को दिया। हाई कोर्ट ने प्रदेश के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि आप ऐसी
फोर्स का गठन कीजिए जो हमारे कोर्ट कचहरी को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कर सकें या चुनाव प्रक्रिया में सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कर सकें। इसके कारण योगी आदित्यनाथ ने 26 जून 2020 को एक मीटिंग की और सीआईएसएफ के तर्ज पर यूपी एसएसएफ फोर्स का गठन किया। जी हाँ, इनका कार्य क्या रहेगा? मेट्रो रेल और औद्योगिक संस्थानों, हवाई अड्डों, धार्मिक स्थलों व अन्य संस्थानों हेतु सुरक्षा हेतु इनका इस्तेमाल किया जाना है। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जी हाँ, कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि अभी किस राज्य को, मतलब यूपी से पूछा सकता किस जिले को या फिर किसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ। जी हाँ, कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसका आशय है श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 जून 2020 में बैठक हुई थी। इसमें यह फैसला लिया गया था। जी हाँ, 24 जून 2020 की बैठक में यह फैसला लिया गया। अब कुशीनगर फेमस क्यों है? जी हाँ, कुशीनगर भगवान बुद्ध ने अपना शरीर का त्याग कुशीनगर में ही किया था और पर्यटकों के लिए ये काफ़ी विशेष स्थान है। बौद्ध पर्यटकों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। काफ़ी पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनकी सुविधा को देखते हुए कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ। अब हम लोग मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार प्राप्त हुआ। जी हाँ, आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार या अतिरिक्त कार्य सौंपा गया है। इसके मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल थे? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आनंदीबेन पटेल पहले गुजरात की चीफ मिनिस्टर थी, फिर वहाँ की राज्यपाल हुई। इसमें यूपी के राज्यपाल हैं तथा मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रही हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। खेल कूद की हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, खेल कूद से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं खेल कूद की, उसमें क्रिकेट की बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, क्रिकेट के संबंधित प्रश्न एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोरोना महामारी के दौरान पहली टेस्ट श्रृंखला वेस्ट इंडीज व इंग्लैंड के बीच में। जी हाँ, कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए सारे टेस्ट सीरीज रद्द हो गई थी, लेकिन इसी के बीच में पहला टेस्ट सीरीज खेली जा रही। किसके बीच खेली जा रही है? जी हाँ, पहली टेस्ट सीरीज खेली जा रही वेस्ट इंडीज़ व इंग्लैंड के बीच में। जी हाँ, वेस्ट इंडीज़ व इंग्लैंड के बीच में पहली टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। यह टेस्ट सीरीज 8 से 12 जुलाई के मध्य खेली जाएगी। जी हाँ, 8 से 12 जुलाई के मध्य खेली जाएगी और जहाँ ये खेला जाएगा वहाँ एक भी दर्शक नहीं होंगे। जी हाँ, बिना दर्शक के यह टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। अंपायरों का एक एलीट पैनल होता है जिसमें भारत के 36 वर्षीय नितिन मेनन को आईसीसी के अंपायरों में एलीट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय हैं। जी हाँ, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आईसीसी के अंपायरों के एलीट पैनल में कौन सा भारतीय शामिल हुआ? जी हाँ, 36 वर्षीय नितिन मेनन को शामिल किया गया है। ये तीसरे भारतीय हैं। जी हाँ, तीसरे भारतीय हैं। नितिन मेनन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये 36 वर्षीय अंपायर नितिन मेनन को 2020-21 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल में जून 2020 में शामिल किया गया। 23 वर्ष की उम्र से बीसीसीआई के मान्यता प्राप्त मैचों में अंपायरिंग का कार्य संभालना है। जी हाँ, अंपायरिंग का कार्य संभालना है। नितिन मेनन को 3 टेस्ट, 24 ओडीआई व 16 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग का अनुभव है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉइंट ये है कि एलीट पैनल में आईसीसी